हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिनों से किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। आज से लगभग वीडियो रेगुलर अपलोड होगा। चलिए, इससे पहले हमने 5 लेक्चर देख चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। बायोलॉजी का लगभग हम लोग 2000 से 3000 प्रश्न देखें, जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। एक बार जाकर पिछले 5 वीडियो को ज़रूर देखें, देखिएगा कैसा प्रश्न है कैसा नहीं है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसे देखना आप ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी की खोज इटली के वैज्ञानिक कैमियो गोल्जी ने किया था। यानी गोल्जी काय की खोज किसने किया था? तो जो इटली का वैज्ञानिक था उसका नाम है कैमियो गोल्जी, उसने ही गोल्जी काय की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय पदार्थों का संग्रह करता है। गोल्जी काय पदार्थों का संग्रह करता है एवं वितरण करता है, इसलिए गोल्जी काय को मैनेजर ऑफ ट्रॉफिक सिग्नल कहते हैं। मैनेजर ऑफ ट्रॉफिक सिग्नल कहते हैं, यानी हमको सूचित करता है पदार्थों का, इसीलिए इसे कहते हैं गोल्जी काय को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी है, यानी गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्रावी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय गोल्जी काय के द्वारा सेल प्लेट का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के समय गोल्जी काय के द्वारा सेल जो प्लेट होता है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। गोल्जी काय या गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं, की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया था KR पोर्टर ने किया था। अंतःप्रद्रव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया था? ये किया था KR पोर्टर ने। अगला प्रश्न, अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका कंकाल भी कहा जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिकीय कंकाल कहते हैं, यानी कोशिका का कंकाल कहते हैं। अगला प्रश्न, राइबोसोम प्रद्रव्य जालिका के किनारे किनारे लगी होती है। राइबोसोम होती है जो प्रद्रव्य जालिका के किनारे किनारे लगी होती है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। यानी लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो ये डी डुबे ने किया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, लाइसोसोम का कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। यानी कोई पूछेगा लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो बाहरी पदार्थों का भक्षण करना एवं उसका पाचन करना। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, दो एमिनो अम्ल में एस्टर बंधन पाया जाता है। दो एमिनो अम्ल में
एस्टर बंधन पाया जाता है। कौन सा बंधन पाया जाता है? एस्टर बंधन पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में 20 आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें 10 अनावश्यक होते हैं, 10 आवश्यक होते हैं। आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की संरचना गोलाकार होती है, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम की संरचना गोलाकार होती है, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम की संरचना गोलाकार होती है, उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में शरीर क्षरण कोलेजन द्वारा होता है। वृद्धावस्था में शरीर का क्षरण किसके द्वारा होता है? कोलेजन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। चलिए अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, आँखों से निकलने वाले आंसू में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो आँखों में आने वाले धूल कण और रोगाणु आदि को पचाता है, यानी उसको नष्ट कर देता है। आँखों से निकलने वाला आंसू में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो आँखों में आने वाले धूल कण एवं रोगाणु को पचाता है, यानी उसको नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विचाराउ ने देखा। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विचाराउ में देखा। कोशिका विभाजन का मतलब किसने विचार किया था? सर्वप्रथम विचार हुआ था 1855 में कोशिका का विभाजन पर। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने देखा था। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने देखा था। अगला प्रश्न है, और असूत्री विभाजक जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ आदि में होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है? जीवाणु में होता है, नीलहरित में होता है, शैवाल में होता है, यीस्ट में होता है, अमीबा तथा प्रोटोजोआ आदि में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन काई कोशिका में होता है, यानी समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? काई कोशिका में होता है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन यानी मायोसिस। समसूत्री विभाजन यानी मायोसिस जनन कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वीजमैन ने की थी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया, यानी खोज किया था किसने? वीजमैन ने किया था, और उसका विस्तृत अध्ययन किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने किया था। अगला प्रश्न,
क्रोमैटिन डीएनए से बना हुआ आनुवांशिक सामग्री होता है। क्रोमैटिन डीएनए से बना हुआ आनुवांशिक सामग्री होता है, यानी क्या होता है डीएनए? क्रोमैटिन डीएनए से बना हुआ आनुवांशिक सामग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखाई पड़ती है, केंद्रिका कहा जाता है। मतलब क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोलाकार रचनाएं दिखाई देती है, इसे ही केंद्रक कहते हैं। अगला प्रश्न क्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। क्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। जो क्रोमैटिन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। अगला प्रश्न गुणसूत्र एक आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को संतानों में लाता है। गुणसूत्र एक आनुवांशिक पदार्थ है। गुणसूत्र क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को संतानों में लाता है। नेक्स्ट प्रश्न जीन का कार्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को हस्तांतरित करना है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है जीन का कार्य आनुवांशिक गुणों को। नेक्स्ट प्रश्न गुणसूत्र की खोज हॉफमेस्टर ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? हॉफमेस्टर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रणाली में इसकी संख्या निश्चित होती है? मतलब किस प्रणाली में इसकी संख्या निश्चित होती है? जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र, बंदर में 21 जोड़ा आदि होता है। तो मतलब किस प्रणाली में इसकी संख्या निश्चित होती है? मनुष्य में और बंदर में, ये दो प्रणाली में इसकी संख्या निश्चित है। अगला प्रश्न प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। नेक्स्ट प्रश्न मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग संलग्न गुण के उदाहरण रंगवर्धनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोफीलिया, हाइपरट्राइकोसिस आदि है। तो मनुष्य में पाए जाने वाला लिंग संलग्न गुण के उदाहरण रंगवर्धनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस आदि है। नेक्स्ट प्रश्न मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 46 होती है। मतलब मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या मतलब मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है? तो मेल में 23 और फीमेल में भी 23, दोनों मिलाकर 46 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ के जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसे जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जीन की आधुनिक विचारधारा एस वेंजर ने प्रस्तुत की थी। यानी कब जीन की आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो एस वेंजर ने की थी। कब की थी? तो 1956 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न हर्शे एवं चेज वैज्ञानिकों के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। मतलब कौन सा वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? हर्शे एवं चेज वैज्ञानिक था जो
प्रयोग से उसको पता चला कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है